नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिगल ऑफ पीसीएस में। तो हमने जो आज टॉपिक लिया है वह इकोनॉमिक्स से है। और ये जो आप देख रहे हैं अब्दुल कलाम जी हैं, इनका एक कोटेशन है, ऑल ऑफ एस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट बट ऑल ऑफ एस हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर टैलेंट। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास तो टैलेंट तो बराबर नहीं होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बराबर होता है, ताकि हम अपने टैलेंट को विकास कर सकें। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अंतर ऋणदाता करार पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था। यानी ये जो बात किया गया है वह इंटर बैंक, ये जो इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट है ना, ये बैंकों और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बीच में हुआ है। ठीक है ना, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बीच में हो रहा है। ठीक है ना, तो इसके बारे में बात किया जा रहा है कि ये आखिर ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो आइए हम देखते हैं ऑप्शन के थ्रू। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है, भारत सरकार के राजकोषीय घाटे और चालू लेखा घाटे के वर्षानुवर्ष पड़ने वाले भार को कम करना, नंबर 1। नंबर 2, केंद्रीय और राज्य सरकारों की आधारिक संरचना परियोजनाओं को संबल प्रदान करना, नंबर सी, 50 करोड़ या अधिक के ऋणों के आवेदनों के मामले में स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करना, और 50 करोड़ या अधिक की दबायुक्त परिसंपत्ति यानी स्ट्रेस्ड एसेट्स का जो संघ उधारी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंसोर्टियम लैंडिंग के अंतर्गत है, अधिक तेज़ी से समाधान करने का लक्ष्य रखना है। तो इसका देखा जाएगा रियल में इसका मेन मोटिव जो है, ये ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है ये है। क्योंकि इसका मतलब आप जानिए कि आखिर ये इस तरह का एग्रीमेंट क्यों किया जा रहा है। इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, इसका मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति है, ठीक ना, लोन लेता है, तो वह जब लोन नहीं चुकाता तो वह बैंक के लिए वह एनपीए जाता है, और एनपीए तब बनता है जब वह 90 दिन तक वह अपने ईएमआई को बैंक में नहीं जमा करता है। उसके बाद उसके बैंक द्वारा दिया गया अमाउंट को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। तो इस तरह के जो डिफ़ॉल्टर लोग होते हैं ना, उसका जानकारी बैंकों के पास होता है। ठीक, और ये जानकारी फिर से फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास जब पहुंचेगा, तो वो जो हमारे फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उस तरह के लोगों को दोबारा ऋण नहीं देंगे। ठीक है ना, तो इस तरह के जो धोखाधड़ी हो रहा है उससे बचने के लिए इस तरह का एग्रीमेंट किया जा रहा है। तो उसमें से उस एग्रीमेंट में तो वही था, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया उनमें से ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही बैठ रहा है। आइए हम लोग देखते हैं इसका डिस्कशन, इसका जो आंसर है, ठीक है, क्या दिया हुआ है। इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और पब्लिक सेक्टर बैंक्स पीएसबी की गैर निष्पादनकारी संपत्तियों और दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की समस्या का समाधान करने के लिए सुनील मेहता कमेटी का नाम क्या है, सुनील मेहता कमेटी। सुनील मेहता ने उस कमेटी की अध्यक्षता की थी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर एक समग्र नीति प्रोजेक्ट सशक्त बनाई गई। कौन सा बनाया गया था, प्रोजेक्ट सशक्त बनाई गई। प्रोजेक्ट सशक्त के तहत लीड बैंक को अधिकार देने वाले एक समझौते इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस हस्ताक्षर का उद्देश्य 50 करोड़ या अधिक की दबावयुक्त परिसंपत्तियों का जो कंसोर्टियम लैंडिंग के अंतर्गत है, अधिक तेज़ी से समाधान करने का लक्ष्य रखना है। वर्तमान में भारतीय बैंक अपने उन ऋणों को गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों एनपीओ में डालते हैं जिनकी किस्त एवं ब्याज का भुगतान 90 दिनों तक नहीं हो पाता। जो मैंने आपको बताया कि 90 दिनों तक अगर आप बैंक को ईएमआई नहीं जमा करते हैं, तो वह आपका जो अमाउंट जो बैंक देती है वह एनपीए में परिवर्तित हो जाती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था। सर्विस सेक्टर उपागम, सर्विस सेक्टर, ठीक है ना। उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, अग्रणी बैंक योजना,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। तो इसमें आपको बताना कि सर्विस क्षेत्र, सेवा क्षेत्र जो है, इस उपागम के बारे में बात किया जा रहा है कि ये जो क्षेत्र है वो किसके अधीन में कार्यान्वित किया गया था। तो हम सब जानते हैं कि इसमें से सर्विस का जो काम करती है मेनली वो बैंक ही करती है, ठीक है ना। कौन करती है? वो बैंक करती है। और बैंक करने के मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि यानी कि कुछ दिन पहले एक योजना लाया गया था। योजना तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन मेन फोकस जो है ना अब लीड बैंक, यानी कि एक ज़िले में जो प्रमुख एक बैंक को चुन लिया जाता है और उस बैंक को उस ज़िले में जितने सारी ऋण देना है का जो योजना होती है, ठीक है ना, उस पर काम उस बैंक के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है ना। तो ये लीड बैंक, तो उस बैंक को बोल दिया जाता है लीड बैंक, यानी कि आप पूरा ज़िले को आप संभालो, ठीक है ना। आप अपने अनुसार सभी बैंकों को निर्देश दो और आप ही के अनुसार फिर वे सारे बैंक काम करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आरबीआई का इन लोग पालन नहीं करेंगे, पालन करेंगे, लेकिन कुछ मामलों में उन्हें छूट दिया गया है कि आप जो है ना अपने क्षेत्र में कैसे मतलब बिजनेस को बढ़ाना है, इस तरह का कार्य करने के लिए बैंकों को चयन किया जाता है, उसको बोलते हैं लीड बैंक, ठीक। आइए देखते हैं इसका हम लोग आंसर। तो इसका आंसर दिया गया है बी, ठीक ना। सेवा क्षेत्र उपागम लीड बैंक स्कीम कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था। इसी के तहत लीड बैंक, यानी कि ये जो लीड बैंक स्कीम है ना, इसी के तहत सर्विस सेक्टर उपागम कार्यान्वित किया गया था। ये तो लीड बैंक स्कीम बहुत पहले मैंने बताया कि 1969 में आया था, ठीक है ना। कि उद्देश्य ये था कि जिलों की अर्थव्यवस्था में सुधार लाना, जिलों की अर्थव्यवस्था में सुधार करना था, ठीक है ना। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले के लिए एक बैंक को लीड बैंक घोषित कर दिया जाता है। जिस बैंक को लीड बैंक घोषित किया जाता है वह जिला स्तर पर ऋणों की योजनाओं बनाने, सरकारी कार्यक्रमों से संबंधित वित्त प्रबंधन करने, विशिष्ट कार्यक्रमों में अन्य बैंकों को सहयोग करने, उस क्षेत्रों में वित्तीय संस्थानों में समन्वय कायम करने एवं उस क्षेत्र में बैंकिंग प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लीड बैंक, ठीक है ना। आज देखते हैं अगला क्वेश्चन। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? यस, ये क्वेश्चन सही है। अध्यक्ष, चेयरपर्सन कौन होता है बताइए ज़रा। पब्लिक सेक्टर बैंक का जो होता है अध्यक्ष का जो चयन है वो कौन करता है? तो वो होता है बैंक बोर्ड ब्यूरो। ये आपको जनरली न्यूज़पेपर वगैरह में आते रहता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि पब्लिक सेक्टर बैंक का जो अध्यक्ष होते हैं उनका चयन बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा ही किया जाता है, ना कि आरबीआई द्वारा। यहाँ पर दिया गया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अध्यक्षों का चयन बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा किया जाता है, ठीक ना। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है? मनी मल्टीप्लायर जो होता है वो साथ साथ बढ़ता है। इसे बताइए कि कौन सा इसका ऑप्शन होगा जिसके साथ में मनी मल्टीप्लायर साथ साथ में बढ़ता भी है, ठीक है। क्या होगा? पहला है आरक्षित नकदी यानी कैश रिजर्व अनुपात में वृद्धि, ठीक है। जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, सामविधिक जो हम बोलते हैं टाइम पीरियड में जो जमा करते हैं उसको बोलते हैं सामविधिक नकदी अनुपात, यानी इसको बोलते हैं ये सामविधिक नकदी अनुपात में वृद्धि और देश की जनसंख्या में वृद्धि। तो ये जो यहाँ पर जो दिया गया अगर देश की जनसंख्या में वृद्धि होगी तो कुछ ज़रूरी है कि मुद्रा गुणक बढ़ेगा? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 आरक्षित नकदी कैश रिजर्व अनुपात में। अगर कैश रिजर्व हम ज़्यादा करेंगे तो क्या मुद्रा गुणक बढ़ेगा? नहीं, ये भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जनता की बैंक की आदतों में वृद्धि, इसको होल्ड करते हैं। सामूहिक नकदी अनुपात में वृद्धि, सामूहिक नकदी अनुपात, नकदी का अनुपात अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या ये मुद्रा गुणक बढ़ेगा? नहीं, ये भी नहीं बढ़ेगा। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ जब जनता द्वारा बैंकिंग आदतों में वृद्धि होगी तो मुद्रा का जो गुणक यानी कि मुद्रा जो है ना एक टाइम पीरियड में अधिक लोगों तक पहुँचेगा, ठीक है। एक टाइम पीरियड में अधिक लोगों तक जो मुद्रा पहुँचेगी तो उससे क्या होगा? मुद्रा के गुणक में वृद्धि होगी। तो जब जनता
के द्वारा बैंकिंग आदतों में वृद्धि होगी तभी तो ऐसा होगा ना। तो इसका आंसर बी होना चाहिए। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। इसका आंसर बी दिया है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणांक उसके मौद्रिक आधार और मुद्रा आपूर्ति के संबंध को व्यक्त करता है। मुद्रा गुणक से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा के स्टॉक और शक्तिशाली मुद्रा के स्टॉक के अनुपात से है। ठीक है ना। यहाँ पर कुछ फार्मूला वगैरह दिया हुआ है। ठीक है ना। जैसे कि मुद्रा का स्टॉक सामान्यतः शक्तिशाली मुद्रा के मूल्य से अधिक होता है। मुद्रा का जो स्टॉक होता है वो सामान्यतः शक्तिशाली मुद्रा के मूल्य से अधिक होता है, इसलिए मुद्रा गुणक का मूल्य 1 से अधिक होता है। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा यानी कि लीगल टेंडर मनी से बोलते हैं इंग्लिश में, लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है, न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस के चुकाने में जो मुद्रा दी जाती है। ठीक, यानी कि हमको बताना है कि लीगल मुद्रा जो लीगल मनी क्या है। ठीक ना, लीगल मनी क्या है। तो न्यायालय में जो हम लोग पैसा चुकाते हैं उसको बोलते हैं हम लीगल मनी। ठीक है। नंबर 2, वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बाध्य होता है। ठीक है। नंबर C, चेक ड्राफ्ट विनिमय बिलों आदि के रूप में बैंक मुद्रा। ठीक है। नंबर D, किसी देश में चलन में धातु मुद्रा। ठीक है। यहाँ तो आंसर दिया हुआ है। ठीक है। लेकिन हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि लीगल मुद्रा क्या होती है। लीगल मुद्रा मतलब कि सरकार द्वारा, ठीक है ना, कानूनी रूप से उससे बाजार में चलाने के लिए बाध्यता दी हुई है कि सरकार ने कानून बना दिया है। ठीक है, कि आपको ये मुद्रा लेनी है तो लेनी है, आप उस मुद्रा को लेने से मना नहीं कर सकते हैं। तो वैसी मुद्रा को बोलते हैं लीगल मनी। ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इनको लेने से इनकार करने पर सरकार द्वारा दंड दिया जाता है। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, हम 1 रुपया नहीं लेंगे, और कुछ दिन पहले 10 रुपये का जो सिक्का आया था उसको लोग लेने से मना कर दिए थे। फिर जब सरकार द्वारा इन्हें दोबारा आदेश दिया गया कि 10 रुपये का सिक्का जो लोग नहीं लेता है उनके खिलाफ जो कार्रवाई किया जाएगा, फिर लोग 10 का सिक्का लेना शुरू कर दिया था। तो ये होती है लीगल मनी। ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूंजी पर्याप्तता अनुपात निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR जो बोलते हैं CAR वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे वे यदि खाता धारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है तो उसका प्रतिकार कर सकते हैं। CAR जो हमने अभी बताया, CAR का मतलब होता है CAR का निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा अलग अलग किया जाता है। गलत हो जाता है ये जो ऑप्शन में आपको जो दिया हुआ है इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है ना। इसका आंसर दिया हुआ है ए। इसमें मैंने ये बताया कि ये गलत हो जाता है, क्योंकि CAR जो हमारे RBI द्वारा निर्धारित की जाती है कि किसी बैंक को CAR कितना मेंटेन करना है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है। CAR का मतलब क्या होता है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। इसमें से ये CAR जो दिया गया है वो बैंक में जमा करना तो होता ही है, यानी कि वह राशि जिसे बैंकों को अपने निधियों के रूप में रखना होता है। ठीक, और जिससे वे अधिक खाता धारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से कोई हानि नहीं होती, तो उनका प्रतिकार भी कर सकते हैं। ठीक ना। तो इसका आंसर हम देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। ये तो हम लोग पहले देख चुके थे, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात का अभिप्राय है बैंकों को अपने जोखिम भारित परिसंपत्ति तथा अपनी पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात बनाकर रखना होता है, यानी कि जो एक जो होता है रेशियो बनाकर रखना होता है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात बैंकों के पूंजी जोखिम को तय करने का एक तरीका है जो बैंक के ऋणदान को प्रतिशत के रूप में बताता है।
इस अनुपात का प्रयोग जमाकर्ताओं के हितों को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। जैसे कि कोई बैंक ने लोन दिया हुआ है, ठीक है ना, तो लोन दिया हुआ भाई, तो उसके एवज में आपने अपने पास पैसा क्या रखा है, ताकि वो लोन का जो भरपाई आप कुछ तो कर सकें, मतलब पूरा जो पैसा दिया वो पैसा पूरा आपको डूब ना जाए। उसके लिए बैंक अपने पास कुछ पैसा रखते हैं, उसको बोलते हैं CAR, ताकि वो कुछ हमारे पास जो हमारा लॉस होगा उससे कुछ हम बच सकें। और देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात का निर्धारण देश के केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय क्षेत्र में सुधार के तहत वर्ष 1992 में पूंजी पर्याप्तता अनुपात को अपनाया गया था। कथन 2 सही नहीं है, ठीक है। ये तो यहाँ तक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी ATM को जोड़ता है? यानी कि हम जानते हैं कि ATM जो हम लोग यूज करते हैं उसको संचालन कौन करता है, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट कौन करता है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसका ऑप्शन में क्या दिया है। भारतीय बैंक एसोसिएशन, ठीक, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL, यहाँ पर दिया गया क्या है NSDL, ये दिया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि एक NSDL होता है और एक CDSL होता है। ये जब आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपको 2 ये अकाउंट दिया जाता है, जिसमें आपका स्टॉक्स वगैरह शेयर्स वगैरह जो होते हैं वो इन दोनों अकाउंटों में से किसी एक अकाउंट में आप जमा करवा सकते हैं। तो उस अकाउंट के लिए यहाँ पर NSDL और CDSL होता है, ना कि बैंकों के लिए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम इसे बोलते हैं NPCI, ठीक है ना। ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। और एक होता है RBI। तो ATM को जो जोड़ने का जो काम करता है ना, ठीक है ना, खुदरा जो काम होता है वो NPCI द्वारा किया जाता है। कौन करता है? NPCI द्वारा किया जाता है। जैसे कि हमारा जो भीम है, भीम ऐप जो हमारा बना हुआ है, ये NPCI के अंतर्गत ये सब काम करती है। तो ये आपका आंसर हो जाता है C। आज का क्वेश्चन तो ख़त्म हो चुका है, तो आज हम लोग वहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। और इसी तरह से हम लोग अगले बार फिर से कुछ नया क्वेश्चंस लाएंगे और नया टॉपिक के साथ लाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।